सबका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ड्रामा, यानी कि आज का जो हमारा उन्वान है, हम आज ड्रामा के बारे में बात करेंगे। हम आज ड्रामा को समझने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा ये कोर्स है, ये है BEG 142। तो हमारे पास इस कोर्स में जो है 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 1 में जो है हम कोशिश करेंगे समझने को कि ड्रामा क्या है। आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ड्रामा के बारे में कि व्हाट इज ड्रामा, व्हाट आर इट्स वेरियस एलिमेंट्स, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स। तो उसके बाद जब हम ब्लॉक 1 को खत्म करेंगे, मुकम्मल करेंगे, तो उसके बाद हम ब्लॉक 2 पे जाएंगे। ब्लॉक 2 में हमने अर्थर मिलर का एक ड्रामा करना है जिसका नाम है ऑल माई सन्स। Arthur Miller, we all know, he's one of the reputed dramatists in American literature. उसने बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं। In fact, he won Nobel Pulitzer Prize for literature as well. तो उसने All My Sons, उसका एक ड्रामा है। उसका एक और ड्रामा, बहुत फेमस ड्रामा है, Death of a Salesman, The Crucible, उसका एक और important play है। He wrote another important play which is known as A View from a Bridge. So as far as Arthur Miller's reputation is concerned, it was actually Death of Salesman, जिसने इसका एक अफजल मकाम, जिस उस प्ले से उसने एक अफजल मकाम पाया था अमेरिकन लिटरेचर में, पर्टिकुलरली अमेरिकन ड्रामा। तो उसके बाद हम ब्लॉक 3 की तरफ जाएंगे, तो जहाँ पे हम मोहन राकेश का एक प्ले करेंगे जिसका नाम है हाफ वे हाउस। तो जो हमारा ब्लॉक 4 रहेगा, उसमें हम लोगोगी बथोंग, उसका एक प्ले है द ट्रायल ऑफ देदन किमाती। तो जो हमारा ब्लॉक 1 है, इसमें हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 में हम पहले ड्रामा एंड थिएटर के बारे में पढ़ेंगे। ड्रामा क्या है, why is this theater important for a drama? We will come to this a little while later. उसके बाद हमारे पास जो यूनिट 2 है, उसमें हम एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रामा करेंगे। और जो हमारे पास यूनिट 3 है, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा करेंगे। और लास्ट में हम डेवलपमेंट्स इन 20th सेंचुरी ड्रामा देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम इस ब्लॉक की तरफ जाएंगे, ड्रामा की तरफ जाएंगे, आपको मैं यहाँ पे एक बात जरूरी, एक लाजमी समझता हूँ जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एंड आप लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब हम ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा इज अ जॉनर ऑफ लिटरेचर। ये ऐसे ही एक जॉनर है लिटरेचर का, जैसे एक जॉनर है प्रोज और पोइट्री, यानी कि जिसको हम नसर बोलते हैं और जिसको हम दूसरे को हम शायरी बोलते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स डू एग्री विद दिस फैक्ट दैट देयर आर 3 जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, यानी कि 3 कैटेगरीज में लिटरेचर, अदब को तकसीम किया जाता है। एक को हम बोलते हैं नसर, दूसरे को हम बोलते हैं शायरी, तीसरे को हम बोलते हैं ड्रामा। फिर इनके सब जॉनर्स निकलते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोइट्री में आप पोइट्री में बहुत सारे जॉनर्स पढ़ते हो। आप बहुत सारी पोएम्स की बहुत सारी टाइप्स पढ़ते हो, काइंड्स ऑफ पोइट्री पढ़ते हो। जैसे हमारे पास सोनेट होता है, बैलेड होता है, ओड हम पढ़ते हैं, लिरिक्स हम पढ़ते हैं, यानी कि एपिक हम पढ़ते हैं। जो ही हम फिर नसर की बात करते हैं, नसर में भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे सब जॉनर्स हैं वैरायटी प्रोज की। फॉर इंस्टेंस जैसे हम ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, बायोग्राफी की बात करते हैं, ट्रेवलॉग की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं, एसे की बात करते हैं। ये सब जॉनर्स हैं किसकी, प्रोज की। तो वैसे ही जब हम ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा भी, इसकी भी सब जॉनर्स, इसकी भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कॉमेडी हम पढ़ते हैं, ट्रेजेडी हम पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल प्ले हम हिस्टोरिकल प्लेस की ट्रेजेडी पढ़ते हैं ड्रामा में। तो इससे पहले कि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट दीस आर द सब जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। यू ऑल नो लिटरेचर, अदब, लिटरेचर को जैसे अदब बोलते हैं। व्हाट इज दिस लिटरेचर? जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हम मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स दे से कि लिटरेचर जो है, इट डील्स विद ह्यूमन लाइफ, इट रिप्रेजेंट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि जो अदब है, ये हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, ये एक इंसानी जो जिंदगी है, इसके जो बहुत सारे पहलू हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है लिटरेचर।
जब हम थॉमस डी क्विंसी की बात करते हैं, वो एक मशहूर एसेइस्ट थे रोमांटिक एरा के। वही एरा जिस एरा में वर्ड्सवर्थ जैसा एक पोइट्री लिखता था, इवन सैमुअल टेलर कोलरिज जैसा पोइट्री लिखता था। उसी एरा में एक एक एसेइस्ट पैदा हुआ था जिसका नाम था थॉमस डी क्विंसी। थॉमस डी क्विंसी का मानना है कि उसने ही डिवाइडेड लिटरेचर इनटू टू फॉर्म्स। थॉमस डी क्विंसी का वो जब उसने वो उसका कहना, उसका मानना था इनफैक्ट कि जो लिटरेचर है उसने दो ब्रांचेस में लिटरेचर को डिवाइड किया था। एक को उसने बोला था लिटरेचर ऑफ पावर, दूसरे को उसने नाम दिया था लिटरेचर ऑफ नॉलेज। थॉमस डी क्विंसी का मानना है कि जो लिटरेचर ऑफ नॉलेज है, जब आप लिटरेचर पढ़ते हो, जब आप अदब पढ़ते हो, एक अदब आपको, एक किताब आपको ऐसी मिलती है जिससे आप इन्फॉर्म जो एक राइटर होता है वो आपको इन्फॉर्म करता है बहुत सारी चीजों के बारे में। यानी कि वो आपको ना एक एज अ टीचर आपके लिए काम करता है। ही वांट्स टू टीच यू समथिंग, he behaves like an instructor, he at times he seems to be a preacher for his readers। तो दूसरा जो लिटरेचर पावर है उसमें ये है कि जो राइटर होता है उसमें आपको प्लेजर देता है, वो आपको उसमें इंस्ट्रक्ट नहीं करता है। यानी कि एक फॉर्म ऑफ जो लिटरेचर है, अदब का जो एक हिस्सा है, वो आपको समझाता है, सिखाता है कि ये चीज आपको करना है, इस चीज की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है समाज में। जो दूसरा यानी कि हिस्सा है लिटरेचर का, अदब का, वो आपको खाली ऐसे होता है, इट जस्ट वांट्स टू गिव यू सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, फन, प्लेजर। तो अब दो तरीके के आपके पास लिटरेचर है, यानी कि दो तरीके की बुक्स आपके पास आती है। एक बुक ऐसी होती है जो आपको नॉलेज देती है, एक बुक ऐसी होती है जो आपको इंफॉर्मेशन देती है, एजुकेट करवाती है, आपको बहुत सारी मालूमात देती है, उसके साथ साथ आपको वो कुछ समझा के जाती है। एक राइटर जो होता है वो आपको कुछ समझाना चाहता है, आपको कुछ he just wants to make sure that जो रीडर है उसको कुछ समझ आए, वो आपको कुछ समझाना चाहता है कि ये वाला ट्रैक आपके लिए ठीक रहेगा, और जो वो आपको साथ साथ में इंस्पायर भी करता रहता है। एक और जो तबका है, एक और जो टाइप है लिटरेचर का, उसका ये होता है कि वो आपको, इट्स बीइंग रिटन मेनली फॉर दिस फन, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट। यानी कि एक जो हिस्सा है लिटरेचर का, वो आपको खाली एक फन देना चाहता है, आपको खुश रखना, खुशी देना चाहता है। तो जहां तक फिर ये अदब की बात हम कर रहे हैं, तो जब हम इसी अदब में आपको एक जानर मिलता है जिसको हम ड्रामा बोलते हैं। जहां तक इस यूनिट का ताल्लुक है, इस यूनिट का मकसद कायरीन को ड्रामे की असल से वाकिफ कराना और थिएटर के किरदार और अहमियत को एक अलग मशक के तौर पर उजागर करना है। ड्रामे की जड़ें यूनानी थिएटर के जुबानी अदब और एथनियनी लोगों की मजहबी समाजी जिंदगी में है। जो जो वक्त गुजरता गया, परफॉर्मेटिव रवैये की इस इब्तिदाई शुरुआत ने ड्रामा को रास्ता दिया, जिसके नतीजे में रस्मी तहरीरें और पेश किए जाने वाले ड्रामाओं की राह हमवार हुई। ये यूनिट, यानी कि वी आर हियर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिट, जो हमारा पहला ब्लॉक है, उस यूनिट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये यूनिट है, ये यूनिट ड्रामा के इब्तिदा और नमो पर तवज्जो मरकूज करने का इरादा रखता है, और बाद में पिछली चंद सदियों में तैयार होने वाले स्टेज के मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल पर जोर देता है। ड्रामा की रूह इसके तमाशाई है। इस तरह नाजरीन ड्रामा थिएटर के मकसद और कारकर्दगी के लिए एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू फैमिलियराइज द रीडर्स विद द ओरिजिन ऑफ ड्रामा। यानी कि इस यूनिट का मकसद है कि आपको हम फैमिलियराइज कराएं, किस चीज के साथ आपको रूबरू करवाए, ओरिजिन ऑफ ड्रामा के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, एंड टू हाईलाइट द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थिएटर एज अ डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस। उसके साथ साथ हम आपको रोल के बारे में बताएंगे कि एक जो थिएटर होता है इसका क्या किरदार होता है ड्रामा में। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, आपके जस्ट टू वांट टू शेयर विद दिस फैक्ट विद यू स्टूडेंट्स। वो ये है कि पहले अगर हम प्रोज की तरफ देखते हैं और पोइट्री की तरफ देखते हैं, या इवन ड्रामा की तरफ देखते हैं,
When you talk about drama, you always compare this drama with either with poetry or prose, because most of the time is you will find both the elements which you find in prose as well as in poetry. Normally you do see those traits characteristics in drama as well, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ड्रामा में मिलती हैं, वो चीजें आपको नॉवल में नहीं मिल सकती हैं, वो चीजें आपको नस्र में नहीं मिल सकती हैं, वो चीजें आप शायरी में नहीं पाओगे. फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट, इनिशियली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोइट्री. पोइट्री में क्या होता है? पोइट्री जो एक शायर होता है, ये कुछ चीजों का ख्याल इसको रखना पड़ता है. फॉर इंस्टेंस व्हेन यू राइट अ पोइम, you will have to follow certain parameters. You will have to follow a certain कुछ चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है. Otherwise, unless and until you are not going to follow those things, it won't be called a poem. For instance, जब आप पोइम लिखते हो, अगर आप एक शायर हो, तो आप की जो पोइम है, आप जो एक शायरी जो लिखते हो, उसमें आप कुछ चीजों का ख्याल रखते हो. किन चीजों का ख्याल रखते हो? इनिशियली जो पोइम होती है, जो शायर होता है, जो आपकी जो पोइम होती है, आप पोइम जो होती है, इट इज रिटन इन स्टैंजा फॉर्म, इट इज रिटन इन वर्स फॉर्म. यानी कि जब आप पोइम लिखते हो, अ पोइट ऑलवेज टेक केयर ऑफ व्हाट यू कॉल राइम स्कीम. ही ऑलवेज टेक केयर ऑफ व्हाट यू कॉल एलिट्रेशन, एसोनेंस. यानी कि राइम स्कीम का ख्याल रखता है वो, स्टैंजा फॉर्म का ख्याल रखता है वो, इलेक्ट्रिशियन का ख्याल रखता है वो, टोन का ख्याल रखता है वो, साउंड का ख्याल रखता है वो. जो ही हम फिर बात नसर की करते हैं, नसर की जब हम बात करते हैं, नसर में आप क्या देखते हो? एक जो पोइट्री में आप स्टैंजा फॉर्म में लिखते हो, पोइट्री में आपने बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है, टोन का, साउंड का. तो जब आप नसर की तरफ जाते हो, इफ यू वांट टू बिकम अ राइटर ऑफ प्रोज, इफ यू वांट टू बिकम अ नॉवेलिस्ट, if you want to write a memoir, or even simply if you want to become an essayist, you all an essay, an autobiography, a biography, a travelogue. You always wrote these, जब आप ये लिखते हो ना, चाहे essay लिखोगे, मजामीन लिखोगे, short stories लिखोगे, तो it is always written in stanza, sentence form. यानी कि आप एक यहाँ पे आपको सेंटेंसेस में आप लिखते हो. क्या जो प्रोज होता है, सेंटेंसेस में लिखा जाता है, पैराग्राफ्स में लिखा जाता है. ये चीज पैराग्राफ्स में कोई मोस्ट ऑफ द टाइम इज यू वॉन्ट सी अ पोएम व्हिच इज रिटन इन सेंटेंसेस और ईदर इन व्हाट यू कॉल पैराग्राफ्स. तो ये एक मेन फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री. तो जो ही हम फिर ड्रामा की तरफ जाते हैं, what is this drama, how is it written, how it differs from even this prose and poetry. There कुछ चीजें हैं which makes this drama a distinct genre from prose as well as poetry. Students, you will have to remember one important thing vis-a-vis drama. वो ये है कि drama is enacted, it is performed. यानी कि it needs a theater. यानी कि जो एक ड्रामा होता है, ये इसमें जो ये आपको इसके लिए थिएटर की जरूरत है. आप ये जो एक ये एनेक्ट किया जाता है, आपको कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, आपको एक्टर्स की जरूरत होती है, आपको प्लेयर्स की जरूरत होती है, आपको ऑडियंस की जरूरत होती है. ये चीजें आप ना पोइम में देखते हो, ना नॉवल में देखते हो, ना ऑटोबायोग्राफी में देखते हो. तो ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन what we call drama and prose, or even you can you can bring poetry into it as well. यानी कि जो ड्रामा है, ड्रामा एनेक्ट किया जाता है, ड्रामा परफॉर्म किया जाता है. कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? थिएटर में. यानी कि अगर आप पोएट हो, अगर आप शायर हो, आप लिखते हो, पोएम लिखते हो, इट इज डन, देन इट रीच टू अ रीडर, ही और शी रीड्स इट, फिर वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है. जब हम नॉवल की बात करते हैं, शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं, एसे की बात करते हैं, ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, इसमें भी यही होता है. एक फिक्शनल स्टोरी होती है या नॉन फिक्शनल स्टोरी होती है. जो नॉवेलिस्ट होता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर होता है, वो कुछ चीजों को कैप्चर करता है, फिर वो बुक फॉर्म में आपके सामने वो लाता है, फिर आप पढ़ते हो. लेकिन ड्रामा में ऐसे नहीं होता है. ड्रामा जो होता है, पहले ही एक चीज ये है कि ड्रामा के लिए आपको जो लिखने वाला चाहिए, जो ड्रामा लिखता है उसको हम प्ले राइट बोलते हैं. पहले वो स्क्रिप्ट लिखता है,
स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो स्क्रिप्ट जो है वो फिक्शनल भी हो सकता है, नॉन फिक्शनल भी हो सकता है। जो ही एक राइटर एक ड्रामा लिखता है उसके हिसाब से, जो चाहे उसने एक फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की हो या नॉन फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की हो, या वो स्टोरी जो रियलिटी व्हिच इज बेस्ड ऑन what you call facts which he might have seen, observed with his own eyes। जैसे मगर यहाँ पे ये चीज है कि फिर वो लिखता है, लिखने के साथ साथ जब वो उसको आपके सामने लाता है, इसको आपके सामने वो इस फॉर्म में लाता है कि वो इसको थिएटर में आपके सामने लाता है, यानी कि कैरेक्टर्स आपके सामने आते हैं, आप वहीं पे बैठे होते हो, जैसे आप अभी बुक पढ़ रहे हो। यानी कि एक और डिफरेंस ये है कि जो नॉवल होती है, प्रोज होता है या पोएम होता है, वहां पे आप एक रीडर का काम करते हो, आपके पास एक बुक पहुंचती है प्रिंटेड फॉर्म में। लेकिन जब हम ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा इट इज बीइंग एनैक्टेड, इट्स परफॉर्म्ड इन अ थिएटर। आप ऑडियंस वहां पे होती है थिएटर में, आप यानी कि रूबरू आपके सामने कैरेक्टर्स आपके सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं, वो आपके सामने परफॉर्म करते हैं, वो आपके सामने जो भी कैरेक्टर्स को रोल दिया गया है वो आपके सामने वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये चीजें आप वहां पे नहीं देखते हो, नस्र में नहीं देखते हो, ना ये शायरी में देखते हो। ये एक और इम्पोर्टेंट ट्रेट है, यानी कि डिफरेंस है बिटवीन प्रोज एंड ड्रामा। यानी कि नाउ टू कट इट वेरी टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, आपको ये याद रखना है कि जो ड्रामा होता है पहले इसको स्क्रिप्ट किया जाता है, पहले जो ड्रामेटिस्ट होता है, प्ले राइट होता है, वो पहले एक ड्रामा लिखता है, फिर उसके बाद उसने जो भी उसकी इमेजिनेशन पावर है या उसने जो स्टोरी क्रिएट की है, इट कुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मे बी इट कुड बी प्योरली इमेजिनरी इन कैरेक्टर, वो उसकी फिक्शनल स्टोरी भी हो सकती है। लेकिन उस फिक्शनल स्टोरी या नॉन फिक्शनल स्टोरी को आपके सामने परफॉर्म करने के लिए थिएटर की जरूरत है, एक्टर्स की जरूरत है, कैरेक्टर्स की जरूरत है, ऑडियंस की जरूरत है। तो ये चीजें आप नॉवल में नहीं देखते हो, ना आप ये पोइट्री में देखते हो। तो जो यहाँ पर लेट्स नाउ गो बैक टू आवर दिस व्हाट वी कॉल, अभी हम इस यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हम फिर ड्रामा पे नजर डालते हैं, इट हैज इट्स roots in the oral literature of Greek theater and religious social life of the Athenian people। यानी कि जहां तक ड्रामा का ताल्लुक है, ये कहा जाता है कि ये ग्रीक से इसका ये ग्रीक से इजाद हुआ है। यानी कि जो एथेनियन पीपल थे, एथेनियन लोग थे जो ग्रीस में रहते थे बहुत साल पहले, तब थिएटर का ड्रामा का आगाज हुआ था। तो उसके बाद फिर बाकी दुनिया जो आज की दुनिया में है, फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन है, फिर यहाँ तक ये पहुंचा है। लेकिन इट हैज इट्स रूट्स इन ग्रीक थिएटर। As time passed, this initial beginning of performative behavior gave way to dance drama, which in turn paved way for formal written and performed plays। यानी कि पहले ऐसे बोला जाता था, यानी कि जो ड्रामा की जो शक्ल थी, सूरत थी, वो ऐसे ओरल फॉर्म में थी। यानी कि आपके सामने कैरेक्टर्स लाए जाते थे, उनको ऐसे बोला जाता था कि आपने ऐसे ऐसे काम करना है, आपको ये रोल दिया गया है, आपने ये करना है, आपको ये काम दिया गया है, तो आपने ऐसे बिहेव करना है। लेकिन जो ही टाइम गुजरता गया, यानी कि फिर उसके साथ साथ फिर थिएटर का भी वजूद आया, फिर लोग एक्टर्स भी आए, ऑडियंस भी फिर थिएटर्स में जाने स्टार्ट किए। तो फिर लोगों ने फिर जो प्ले राइटर्स हैं, ड्रामेटिस्ट ने फिर फॉर्मल वे में लिखना स्टार्ट किया। फिर लिखने के बाद फिर उन्होंने कैरेक्टर्स को क्रिएट किया। फिर जो उसने लिखा था, उसकी जो स्टोरी थी, उसने जो कैरेक्टर्स क्रिएट की थी, अब ये है कि वो कैरेक्टर्स इसको रियल फॉर्म में आपके सामने लाना है। देखो स्टूडेंट्स, देयर लर्नर्स, वन मोर इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट थिंग vis-a-vis ड्रामा इज जब आप ड्रामा को देखते हो, फर्क ये है कि नॉवल को आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप अपने तज्जिया दे सकते हो, अपना व्यू दे सकते हो, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने इस नॉवल, इस शॉर्ट स्टोरी को किस तरफ से आप ले रहे हो। तो जब आप लेकिन थिएटर में जाते हो, ड्रामा देखते हो, वो आपके सामने परफॉर्म किया जाता है, आप कैरेक्टर्स को अपने सामने देखते हो, आप एक्टर को अपने सामने देखते हो, आप विलन को अपने सामने देखते हो, आप हीरोइन को अपने सामने देखते हो, जो भी उनका काम होता है वो आपके सामने करते हैं। यानी कि फेस टू फेस आप एक ड्रामा को देख रहे हो। तो जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो, आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन होती है, एक क्लियर कट आपके दिमाग में होता है, थीम जो होता है
वो आपको क्लियरली समझ आता है कि ये जो ये राइटर है ये कहना क्या चाहता है, इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है इस प्ले में, यानी कि what he or she wants to convey to his audience through this play which you might have watched just a while ago। अभी आप कुछ देर पहले अगर आपने कोई प्ले देखा होगा, कोई मूवी देखी होगी, जो ही आप थिएटर से बाहर आते हो तो फिर थिएटर से बाहर आने के बाद आपको समझ आता है, आपके दिमाग में वो इमेजेस होती हैं, हीरो क्या कर रहा था, हीरोइन क्या कर रहे थे, या बाकी जो कैरेक्टर्स थे वो क्या कर रहे थे, एक क्लियर इमेज आपके माइंड में होती है। जो आप थिएटर से बाहर आते हो आप अपना तज्जिया दे सकते हो, आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो, आप अपनी ओपिनियन रख सकते हो, यानी कि आफ्टर वॉचिंग मूवी ऑफ 2.5 hour मूवी, तो वहां, लेकिन जब आप नॉवल पढ़ते हो वहां पे आपको पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद जो ही आप कंप्लीट करोगे उसके बाद आप तज्जिया दे सकते हो। ये एक मेन डिफरेंस है, यहाँ पे आप फेस टू फेस कैरेक्टर्स को देख रहे हो, यानी कि एक इमेज आपके माइंड में कंटिन्यूअसली जाती रही है कि आप ये ड्रामेटिस्ट है, व्हाट ही वांट्स टू कन्वे टू यू, कन्वे टू हिज ऑडियंस। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है ड्रामा के बारे में, वो ये है कि द सोल ऑफ ड्रामा इज इट स्पेक्टेटर्स। जैसे मैंने अभी आपके सामने बात की, spectators here I am referring, I mean to say is audience, यानी कि सोल ऑफ ड्रामा। जो ही हम ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा का जो मेन चीज है, जो ड्रामा का जो, जब हम ड्रामा की रूह की बात करते हैं वो ये है कि इसके स्पेक्टेटर्स होते हैं, इसकी ऑडियंस होते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ ये ऐसी बात है कि someone has written a play, someone has scripted a movie, एंड उसके बाद ये होता है कि no one is going to the theater, no one watches it, then it's a useless exercise, it's a futile exercise if people are, if people don't watch it, don't watch a movie or a play। लेकिन अब यही है कि क्या अब इंपॉर्टेंट चीज ड्रामा के लिए क्या है, स्पेक्टेटर्स है। वैसे ही जैसे नॉवल के लिए, पोइट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रीडर्स इंपॉर्टेंट है। देखो डियर लर्नर्स, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, वो ये है कि जब राइटर जो होता है इसके दिमाग में एक चीज होती है, वो ये होती है कि जो ये लिखना स्टार्ट करता है, चाहे ये किसी इशू के बारे में ही लिखे, इसका ये होता है कि इसका पर्पस क्या होता है, ये चाहता है कि मेरी जो बुक है, मेरे जो अपने थॉट्स हैं, व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, ये रीडर तक पहुंचे, ये बुक फॉर्म में आए और बाकी जो लोग हैं उन तक ये आवाज जाए, उन तक ये मेरी आवाज पहुंचे। तो अब नॉवल जैसे पोइट्री और प्रोज के लिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, रीडर। वैसे ही ड्रामा के लिए इंपॉर्टेंट है स्पेक्टेटर्स, यानी कि ऑडियंस। अगर मान लीजिए एक ड्रामेटिस्ट ने ड्रामा लिखा है, अब लोग देखने नहीं जा रहे हैं, तो उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ड्रामेटिस्ट का मकसद ये होता है कि उसने ड्रामा लिखा है, वो चाहता है कि लोग इसको देखें, उसके बाद वो अपने तज्जिया दें, उसके बाद वो अपने जो उनके ख्यालात है इस चीज के बारे में वो फिर उनको इजहार करें। सो इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम हियर, I said the soul of drama is its spectators। So now you will remember this fact that a drama जो है उसके लिए क्या, किन की जरूरत है, स्पेक्टेटर्स की जरूरत है, ऑडियंस की जरूरत है। Thus the audience plays a vital and pivotal role for the aim and purpose of drama or theater performance। तो जब हम स्टूडेंट्स ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा इज अ लिटरेरी कंपोजिशन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन, क्राइसिस एंड एटमॉस्फेयर मेंट टू बी एक्टेड बाय प्लेयर्स ऑन अ स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। वही फिर से बात हो रही जो अभी हम कर रहे थे। एक ड्रामा के लिए किनकी जरूरत है, ऑडियंस की जरूरत है, थिएटर की जरूरत है, प्लेयर्स की जरूरत है, कैरेक्टर्स की जरूरत है। तो यहाँ पे हम वही उसी की तरफ यानी कि इशारा कर रहे हैं, यानी कि ड्रामा एक अदबी कंपोजिशन है जिसमें तनाजात, अमल, बहरान और माहौल शामिल है, जिसका मकसद खिलाड़ियों के जरिए सामीन के सामने स्टेज पर अदाकारी करना है। ये तारीफ मोशन पिक्चर ड्रामा के साथ साथ रिवायती स्टेज पर भी लागू हो सकती है। तो जहां तक ड्रामा की बात है, यानी कि यू विल रिमेंबर वन मोर थिंग, ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि जब आप मूवी देखते हो, अगर उसमें आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखोगे, तजाद नहीं देखोगे,
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कैरेक्टर्स, यानी कि झगड़ा दो कैरेक्टर्स के दरमियान। इश्यूज वो इश्यूज जो जहां जहां से डिमार्केशन होती है, एक साइड इस साइड से है, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उन्होंने ये पक्ष लिया है। तो कॉन्फ्लिक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल विज़ ड्रामा, यानी कि जिनको हम क्राइसिस सिचुएशन बोलते हैं। जो ही आप थिएटर में जाते हो, मूवी देखते हो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां पे क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट होती है। तो फिर आप अगर मान लीजिए कि एक हीरो उसका एम होता है, उसको वो हासिल करने में कामयाब नहीं होता है, उस यानी कि आप फिर उसके साथ सिंपैथी दिखाना स्टार्ट करते हो। यू नो एम्पैथाइज विद दैट कैरेक्टर व्हिच यू फील कि इसको ये नहीं मिल रहा है, दो उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चाहे कोई भी थीम आप ले ले। तो एम.एच. इब्राहिम ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। इन दिस बुक एम.एच. इब्राहिम students, it's a very important book. If you want to broaden your what you call the understanding level, अगर आप जानना चाहते हो, लिटरेचर को पढ़ना चाहते हो, जानर्स को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि जो जानर्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, जैसे मेटाफर क्या होता है, सिंबोलिज्म क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इमेजरी क्या होती है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है, रियलिस्टिक ड्रामा क्या होता है, किचन सिंक ड्रामा क्या होता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, यानी कि ये जो मेन चीजें हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स को समझने की बात जब तक जहां तक है, या ड्रामा को समझने की बात है, व्हाट इज ड्रामा, व्हाट आर इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स, व्हाट इज अ कॉमेडी, व्हाट इज अ ट्रेजेडी, हाउ ट्रेजेडी यानी कि प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ ड्रामा। तो उस उन इन चीजों को समझने के लिए, इफ यू इवन इफ आई वुड लाइक टू से, इवन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोइट्री, प्रोज, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लिटरेचर के, वो समझने के लिए एम.एच. इब्राहिम की बुक है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ये बुक आप मार्केट से खरीद सकते हो, ला सकते हो, और इसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को, बिकॉज इट्स अ वाइटल बुक vis-a-vis understanding the basic concepts of literature। जैसे हमने बात की, अगर आप समझना चाहते हो कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, कॉमेडी क्या होती है, ट्रेजेडी क्या होती है, सोनेट क्या होता है, लिरिक क्या होता है, एलेजी क्या होती है, या इवन एलिजाबेथियन ड्रामा क्या है, रोमांटिक रिवाइवल किसको बोलते हैं, एलिजाबेथियन एरा में क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, विक्टोरियन एज में कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, विक्टोरियन नॉवल में क्या ट्रेट्स थे, यानी कि रोमांटिक पोइट्री किसको बोलते हैं, इवन व्हाट आर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न ड्रामा। उन चीजों को समझने के लिए ये एक ऐसी बुक है जो आपको ना एक बड़े इजी तरीके से समझा रही है। इट्स अ वाइटल बुक, इट्स अ मस्ट रीड बुक, यू नीड टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप समझना चाहते हो, लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो एम.एच. इब्राहिम की बुक अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये आप मार्केट से ला सकते हो। इवन यू कैन download it, you can read it from your laptop, you mean from your mobile phone, or even you from a laptop as well. If you just, what you need to do is just download it। बट अगर आप चाहते हो कि बुक फॉर्म में, आप मार्केट से भी ये बुक ला सकते हो। ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बहुत अच्छी बुक है। इवन ये खाली अंडरस्टैंडिंग, जैसे अंडरस्टैंड करना कॉन्सेप्ट्स को, उन उस तक महदूद नहीं है। इवन इफ यू वांट टू एग्जामिनेशन लाइक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू टेक जेआरएफ एग्जामिनेशन, या बाकी जितने भी सेट एग्जामिनेशन होते हैं स्टेट लेवल के होते हैं, या इवन अगर आप यूपीएससी के जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उन वहां पे अगर आप लिटरेचर का सब्जेक्ट लेते हो मेंस में, चाहे आईएएस की बात करें, केईएस की बात करें, वहां पे आप लिटरेचर का सब्जेक्ट लेते हो, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगी। क्योंकि बेसिक आपको ये बेसिक्स जो लिटरेचर के हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो लिटरेचर के हैं, वो आपको इसी बुक से मिल सकते हैं। और अच्छे तरीके से एम.एच. इब्राहिम ने ये बुक लिखी है, और सिंपल फॉर्म में, जैसे कहते हैं ना वो, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट, एज शेक्सपियर सेड वंस। वैसे ही इस बुक में एम.एच. इब्राहिम एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे क्लियर तरीके में, बड़ी इजी लैंग्वेज में उन्हें समझा रहा है रीडर को।
फॉर इंस्टेंस पोइट्री क्या है, शायरी क्या है, प्रोज क्या होता है, नॉवल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉवल एंड नोवेला, हाउ अ शॉर्ट स्टोरी डिफर्स फ्रॉम अ नॉवल, यानी कि इवन हाउ व्हाट आर द मेन ट्रेट्स इन अ ड्रामा, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम प्रोज। ये चीजें अगर आप समझना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो ये इन कॉन्सेप्ट्स को, देन इट्स अ मस्ट रीड बुक, रीड इट। अच्छा, इस बुक में एम एच अब्राहम क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं यानी कि ड्रामा के बारे में लिखता है। क्या लिखता है? द ड्रामा, यानी कि ही डिफाइंस ड्रामा एज द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन डिजाइन्ड फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर इन विच actors take the role of the characters, perform the indicated action and the written dialogue। तो जो अभी हमने ड्रामा की बात की थी, मैंने आपको ड्रामा के बारे में बोला है कि स्टेज की जरूरत होती है, एक्टर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इट कैन बी रिटन बोथ इन वर्स फॉर्म एंड इवन मोस्ट ऑफ द ड्रामास आर रिटन इन प्रोज फॉर्म एज वेल। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इट इज रिटन इन अ डायलॉग फॉर्म, यानी कि इट इज रिटन इन अ कन्वर्सेशन फॉर्म। दो डायलॉग फॉर्म होता है, जो यानी कैरेक्टर्स डायलॉग करते हैं, कैरेक्टर्स कन्वर्सेशन करते हैं, यानी कि डायलॉग फॉर्म में होता है। जैसे हम शायरी की बात करते हैं वो स्टेंजा फॉर्म में होता है, इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं। वैसे ही हम प्रोज की बात करते हैं, वहां पे भी कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, लेकिन वो मेनली इट्स रिटन इन स्टेंज, व्हाट वी कॉल सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स। लेकिन जहां तक ड्रामा की बात हम कर रहे हैं, जहां तक ड्रामा का ताल्लुक है, ड्रामा इज ऑलवेज रिटन इन अ डायलॉग फॉर्म, यानी कि इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ से एक कैरेक्टर कुछ बोलना स्टार्ट करता है, वहां से जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो वहां से बोलता है। अब कुछ चीज, अब जरूरी ये नहीं है कि हर दफा आपको कैरेक्टर्स की जरूरत पड़े। सोलिलोक्वी जिसको हम बोलते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसको हम बोलते हैं, यानी कि कभी कभार जो ड्रामेटिस्ट होता है वो खाली एक कैरेक्टर की लाइफ के बारे में लिखता है, वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या जा रहा है, उसके थॉट्स को वो एक्सप्रेस कर रहा है। मेनली वी कॉल दैट व्हाट वी कॉल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। वर्जीनिया वुल्फ ने वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसने उसकी जो नॉवेल्स है वहां पे आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक देखते हो। जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पे नो उसकी जो कैरेक्टर्स है वो उसने भी बहुत, उसके नॉवेल्स में आप पाते हो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। इवन जोसेफ कॉनरॉड, इवन फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट टोनी मॉरिसन, यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कहने का ये आपको, टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, यानी कि एक जो कैरेक्टर होता है वो खड़ा होता है एक ड्रामेटिस्ट के सामने, नॉवेलिस्ट के सामने, और जो ये सोचता है अपने, यानी कि एक्सप्रेस नहीं करता है, जो इसकी सोच है, जो ये सोच रहा है मैंने ये करना है, मैंने इस काम को अंजाम देना है, उन्हीं चीजों को एक्सप्रेस करना, उन्हीं चीजों को कैप्चर करना, फिर वो लिखना, वो होती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। वैसे ही ड्रामा में ना ड्रामेटिक मोनोलॉग सोलिलोक्वी फॉर्म में लिखता है कि एक कैरेक्टर के जहन में क्या है, एक कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा सोलिलोक्वी फॉर्म, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ड्रामा इट्स रिटन इन डायलॉग फॉर्म। डायलॉग यू नीड टू हैव कपल ऑफ कैरेक्टर्स, एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स, यानी कि यहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वहां से बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, फिर आप वहां से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। वैसे ही ड्रामा में कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, यानी कि यहाँ से एक कैरेक्टर कुछ बोल रहा है, वहां से दूसरा कैरेक्टर कुछ और बोल रहा है। लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि कैरेक्टर्स की जरूरत हो, यानी कि एक कुछ कोई ड्रामेटिस्ट ऐसा होता है वो एक ही कैरेक्टर को लाता है सामने, कुछ फ्यू कैरेक्टर्स। मोस्ट ऑफ द ड्रामास जो सैमुअल बेकेट के हैं, सैमुअल बेकेट वी ऑल नो, his famous for what that famous play waiting for Godot, उसमें बहुत सारे कम कैरेक्टर्स है, बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें आप नहीं देखते हो, कम कैरेक्टर्स है। लक्की पूजो, उसमें कुछ ही कैरेक्टर्स पे वो ड्रामा रिलाई करता है, कुछ ही कैरेक्टर्स पे। तो कहने का मतलब ये नहीं, ये कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर्स हो। लेकिन मैंने टॉक अबाउट शेक्सपियर, वहां पे आप you see, you get a galaxy of characters even in a single drama। लेकिन उन ड्रामास में भी आपको शेक्सपियर के कुछ उन ड्रामास में भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने आप के साथ बात करते रहते हैं। शेक्सपियर उसी डायलॉग फॉर्म को आगे बढ़ाता है। जैसे हैमलेट की एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। हैमलेट एक बहुत अच्छा प्ले शेक्सपियर ने लिखा है, इट्स अ ट्रेजेडी।
तो यू जस्ट टू गो थ्रू दिस प्ले, इट्स अ वंडरफुल प्ले हैमलेट। तो इसमें होता है कि हैमलेट जो होता है ये एक दफा ऐसे होता है जैसे हैमलेट के जो पापा होते हैं उसको हिज ओन ब्रदर यानी कि हैमलेट जो अंकल है, हैमलेट जो है इसका जो अंकल है उसने हैमलेट के जो हैमलेट के फादर होते हैं उसको वो मारता है। फिर हैमलेट अब ही जस्ट वांट टू टेक अ रिवेंज, he just want to take do he just want to kill his uncle big, जिसको हम vengeance बोलते हैं। he just want to take a revenge on his uncle, क्योंकि why, because he killed his father। but अब ये है कि अब we all know Hamlet, he's a scholar, he possesses a great intellect, he believes in what we call action, he possesses scientific temper, he's a man of action, he doesn't believe in what we call dogmatism or superstitiousness, he doesn't believe in myths, he believes in objectivity, यानी कि he is a rationalist। तो जो हैमलेट होता है अब ये चाहता है कि मैं इसको मार दूं, जो इसके अंकल होते हैं जिसने हैमलेट के फादर को जो मारता है हैमलेट के फादर को, वो एक प्रिंस होता है, किंग होता है डेनमार्क का। अच्छा फिर क्या होता है कि अब हैमलेट एक स्कॉलर लेवल का बंदा होता है, ये सोच में पड़ता है, ये यहां से एक इसके दिमाग में सोच आ रहा है कि आई शुड नॉट डू दिस, व्हाट वी कॉल रिवेंजफुल एक्ट, बिकॉज ये सोचता है कि हमारी जो ये हैमलेट, ऑल्दो वी ऑल नो शेक्सपियर वाज अ क्रिश्चियन, देयर इज अ बिलीफ इन क्रिश्चियनिटी कि दे वो बिलीव नहीं करते हैं रिवेंजफुल एक्ट पे। अब हैमलेट के दिमाग में ये है कि वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने अपने अंकल को मारा तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सिन। वो इस एक तरीके से यहाँ सोच रहा है, लेकिन यहाँ से वो दूसरे तरीके से सोच रहा है, नहीं मैंने ये एक्ट करना ही करना है, बिकॉज ही किल्ड माय फादर। मेरे जो फादर है उसकी सोल को तभी उसकी जो रूह है उसको तभी सुकून मिल सकती है जब मैं क्लॉडियस, जिसका नाम क्लॉडियस होता है, हैमलेट सोचता है कि अब मैंने क्लॉडियस को मारना है, उसके अपने अंकल को मारना है। If I am not going to kill my uncle, my father's soul, it won't remain in rest. It will remain, it will remain in the form of restlessness if I am not going to kill my uncle, if I am not going to take a revenge, what Claudius did to my father। तो अब यही सोच, ये थॉट्स किसके दिमाग में आ रहे हैं, हैमलेट के दिमाग में आ रहे हैं। ये चीजें वो किसी कैरेक्टर के साथ डिस्कस नहीं कर रहा है, ये डायलॉग वो किसी और कैरेक्टर के सामने नहीं रख रहा है। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है, गर्ट्रूड है उसकी जो माँ है हैमलेट की, ओफिलिया है, या बाकी उसमें बाकी सारे कैरेक्टर्स है, क्लॉडियस है, वो उनके सामने, ये रोजनक्रेंटस है, वो है, बाकी जो कैरेक्टर्स है, लिएटस है। तो लेकिन ये उसकी मेंटल, उसकी जो खुद की स्टेट ऑफ माइंड है, ये अपने आप के साथ वो बात कर रहा है, अपने आप के साथ वो मशवरा कर रहा है, मैंने इस चीज पे जाना है, मैंने ये चीज परफॉर्म करना है, मैंने इस एक्ट को परफॉर्म करना है कि नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पे डायलॉग किसी के साथ नहीं कर रहा, खाली अपने आप के साथ डायलॉग कर रहा है। सो व्हाट शेक्सपियर डिड हियर, ही कैप्चर्ड ऑल दोज मोमेंट्स जो हैमलेट के दिमाग में, he captured all those thoughts, opinions which were going on in Hamlet's mind, जो हैमलेट के दिमाग में जा रही थी वो थॉट्स। यानी कि एक थॉट हैमलेट का ये था कि जो मेरे अंकल है मैंने इसको मारना है क्योंकि इसने मेरे फादर को मारा है। उसके साथ साथ उसका एक और थॉट ये आ रहा है कि अगर मैंने इसको, if I'm going to kill my uncle, it would be considered as a sin as far as Christian beliefs are concerned। अब यानी कि अब he is caught between what you call, between the devil and a deep blue sea। अब बहुत मुश्किल में है वो, यानी कि इसी को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये यहाँ एक चीज जो दो चीजें मैंने आपके सामने हैमलेट की रखी है, सोलेनिटी जिसको हम बोलते हैं, अपने आप के साथ बात कर रहा है। एक चीज से एक मशवरा इसका ये होता है, खुद वो बात अपने आप के साथ डायलॉग फॉर्म में खुद के साथ करता है कि मैंने ये एक्ट को परफॉर्म करना है। इफ आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्ट, इफ आई एम नॉट गोइंग टू किल माय अंकल, माय फादर्स सोल वोंट रिमेन इन दिस स्टेट ऑफ व्हाट वी कॉल रेस्ट। अब साथ साथ में ये सोचता है कि अगर मैंने ये परफॉर्म किया, इफ आई वुड बी कंसिडर्ड एज अ मर्डरर, सिनर बिफोर गॉड। ये
हेमलेट का सोचना है, हेमलेट का मानना है। लेकिन हेमलेट खुद के साथ ही डायलॉग कर रहा है। उसी डायलॉग को किसने कैप्चर किया है? विलियम शेक्सपियर ने किया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ड्रामा है इसमें डायलॉग फॉर्म की बहुत जरूरत होती है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि डायलॉग फॉर्म में आपके सामने हमेशा कैरेक्टर्स हो। A person can even start conversation with his own self. You can start a dialogue with your own self. You can create a fictional character within your own entity, within your own body, with whom you can share, express your own thoughts, whatever is going on in your mind. तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने जो आपकी बॉडी है, आप एक फिक्शनल कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हो जिसके साथ आप खुद डायलॉग कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि एक दूसरा डायलॉग करने के लिए आपके सामने एक दूसरा कैरेक्टर हो। तो जो ही हम एम एच अब्राहम की इस डेफिनेशन का मुताला करते हैं, मुआयना करते हैं, बड़ी गहराई के साथ गौर फिक्र इस डेफिनेशन पे करते हैं। एम एच अब्राहम ड्रामा की तारीफ इस तरह करते हैं: थिएटर में परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन की गई कंपोजिशन की शक्ल। यानी कि एम एच अब्राहम का मानना है कि ड्रामा हम उसी चीज को बोलते हैं जो एक राइटर होता है, पहले वो स्क्रिप्ट करता है, पहले वो लिखता है, डिजाइन देता है, उसके बाद क्या करता है, जिसमें अदा अदाकार किरदारों के किरदार अदा करते हैं। यानी कि फिर वो कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है, एक्टर्स को क्रिएट करता है, विलेन्स को क्रिएट करता है, हीरोइन को क्रिएट करता है, इशारे और तहरीरी मुकालमे को अंजाम देते हैं। और बाकी जो उनका काम होता है वो क्या होता है, यानी कि व्हाट यू विल रिमेंबर regarding this drama is there are a couple of things which you need, which a dramatist always take care of. जब आप पहले क्या होता है कि पहले आपके पास स्टोरी हो। इफ यू वांट टू बिकम अ ड्रामाटिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ प्ले राइट, इफ यू वांट टू राइट अ मूवी, इफ यू वांट टू राइट कोई फिल्म आप बनाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एक मैंडेटरी रूल ये है कि आपके पास पहले स्टोरी होनी चाहिए, जिसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। स्टोरी, जैसे मैंने जस्ट व्हाइल बैक आई इन्फॉर्म्ड यू, स्टोरी it could be based on facts, it could be based on what you have observed, or even what is going on in your surrounding. यानी कि आप you just want to capture things which is happening around you. You just want to give a realistic touch to your story. और उसके साथ साथ आप जो स्टोरी जो होती है उसको आप फिक्शनल वे में भी लिख सकते हो। यानी कि आपकी खुद की इमेजिनेशन है, आप कोई फिक्शनल स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो, वो उसके बारे में आप लिखना चाहते हो। As far as Shakespeare's plays are concerned, जहां तक शेक्सपियर, we all know one of the greatest dramatists ever born in English literature. जब हम इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी अदब की बात करते हैं, मोर पर्टिकुलरली जब हम खुसूसन अंग्रेजी ड्रामा की बात करते हैं, अंग्रेजी ड्रामा अधूरा है शेक्सपियर के बिना। यानी कि जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश ड्रामा की, यू कैनॉट स्किप द नेम ऑफ शेक्सपियर। यानी कि ऐसा वकार इंग्लिश ड्रामा में है किसका? विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर ही इज ऑल टाइम, ही यानी कि उसके जो अपने कॉन्टेम्पररीज थे उन्होंने खुद शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी तारीफें की है। या इवन इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो खुद भी बहुत अच्छे बुलंद पाया शायर थे, क्रिटिक्स थे, ड्रामेटिस्ट्स थे, चाहे आप मैथ्यू अर्नोल्ड की बात करो, सैमुअल टेलर कोलरिज की बात करो, यानी कि विलियम हैजलिट की बात करोगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करोगे, जॉन मिल्टन की बात करोगे, बेन जॉनसन की बात करोगे, टीएस इलियट की बात करोगे, या इवन इफ वी गो बियॉन्ड इंग्लिश लिटरेचर, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवन अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर की बात करोगे, यानी कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात करोगे, वो कोई ऐसा राइटर नहीं होगा जिसने शेक्सपियर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, जिसने शेक्सपियर के बारे में कुछ ना कुछ कहा होगा। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि शेक्सपियर का कितना रुतबा, कैसा मकाम है इंग्लिश ड्रामा में। चाहे आप ड्राइडन की बात करोगे, सैमुअल जॉनसन की बात करोगे, अलेक्जेंडर पोप की बात करोगे, इवन क्रिस्टोफर मार्लो, even Ben Jonson, they were the contemporaries of William Shakespeare. They talk about Shakespeare, through and through, with
गोल्डन, दे हैव, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो शेक्सपियर के सुनहरी अल्फाज में उसको उसकी दाद उसकी लाइफ को बयान करते हैं, उसके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में लिखते हैं, या उसका खुद का क्या टैलेंट था। इवन वर्जीनिया वुल्फ या किसी इवन सिमंडी बिवॉर या किसी और राइटर को आप लेना चाहते हो, वो कोई ऐसा राइटर नहीं होगा जिस particularly we are talking about English literature. Hardly you will find a writer who hasn't talked about Shakespeare, who hasn't commented on Shakespearean plays, sonnets. शेक्सपियर का बहुत रुतबा है, बहुत आला मकाम है इंग्लिश ड्रामा में। अच्छा, मैं आपको ये बोल रहा था कि जहां तक शेक्सपियर की बात है, जब आप शेक्सपियर के प्लेज करते हो, शेक्सपियर की प्लेज पढ़ते हो, शेक्सपियर की प्लेज देखते हो, वहां पे आपको क्या मिलता है? शेक्सपियरियन प्लेज आर बेस्ड ऑन बोथ फिक्शनल एज वेल एज नॉन फिक्शनल एपिसोड्स। यानी कि शेक्सपियर ने खुद क्या देखा था, जो भी उसने कुछ चीजें देखी थी, फिर उन्हीं चीजों को उन्होंने कैप्चर किया था, फिर उन्होंने वो ड्रामाज लिखे थे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मर्तबा शेक्सपियर ने कुछ देखा होगा और उसी को कैप्चर किया है तो फिर उसके बाद उसने बुक फॉर्म में लाया या ड्रामा फॉर्म में एक रीडर के सामने लाया। नो, शेक्सपियर इज all time great. He's the greatest, he's one of the greatest writers, you know, as far as English literature is concerned। यानी कि शेक्सपियर में क्या खासियत थी? शेक्सपियर के जब आप प्लेज पढ़ते हो, शेक्सपियर के जब आप सोनेट्स पढ़ते हो, यानी कि आप समझ रहे हो, जब आप शेक्सपियर के प्लेज पढ़ते हो आपको समझ में आता है शेक्सपियर खाली एलिजाबेथन एरा के लिए नहीं बना था। शेक्सपियर ने जो ड्रामाज लिखे हैं, उसने वो ड्रामाज खाली एलिजाबेथन ऑडियंस के लिए नहीं लिखे थे। शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे हैं, उसने वो खाली एक मखसूस तबके के लिए नहीं लिखे हैं। शेक्सपियर के भी जितने भी राइटिंग्स हैं, जितने भी वर्क्स हैं, they are universal in character, they are timeless। यानी कि you would find Shakespeare is timeless, ageless। यानी कि you would always find, यानी कि अभी भी आज Shakespeare was living in Elizabethan era, he was living in the 16th century, even though 500 more than 500 years have passed since then, लेकिन still Shakespeare is being talked about, more films, movies are being cast on Shakespeare, made on Shakespeare। अभी अगर हम इंडियन थिएटर की बात करेंगे, अभी भी शेक्सपियरियन प्लेज को हिंदी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ऑडियंस के सामने रखा जाता है। ओमकारा एक फिल्म है, वो भी शेक्सपियरियन प्ले पे बनी थी। तो हैदर एक मूवी बनी थी शाहिद कपूर, जिसमें लीडिंग एक्टर का रोल उन्होंने अंजाम दिया था, वो भी एक शेक्सपियर की प्ले पे बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि शेक्सपियर के जो आप प्लेस पढ़ते हो, शेक्सपियर को अभी भी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, अभी भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। नॉट ओनली इन इंग्लिश, वेस्टर्न वर्ल्ड, शेक्सपियर इज बीइंग taught in Indian universities, colleges, or even for that matter he is being taught in every nook and corner of the world। So this shows what kind of talent Shakespeare was। शेक्सपियर, जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं, उसने मैचलेस प्लेस हमारे सामने रखे हैं। पहले मैं आपके सामने थोड़ी सी मेरे दिमाग में एक प्ले की, he had written a wonderful प्ले, हैमलेट के साथ साथ उसने एक प्ले भी लिखा था जिसका नाम है किंग लियर। तो जब आप किंग लियर को देखते हो, जब आप किंग लियर को पढ़ते हो, शेक्सपियरियन प्ले को पढ़ते हो, जस्ट रीड दिस प्ले, तो आपको वहां पे समझ आएगा कि शेक्सपियर ने जो किंग लियर लिखा है, वो खाली उसने एलिजाबेथन ऑडियंस के लिए लिखा था? क्या वो प्ले खाली 16th सेंचुरी इंग्लैंड के लिए बना था? क्या उस प्ले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो खाली वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए थी? नहीं, उस प्ले में आप कुछ चीजें ऐसे पाओगे जो आप अभी अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, आप भी वही चीजें कर रहे हो, या कुछ ऐसे किरदार आप देख रहे हो जो वही किरदार आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हो जो शेक्सपियर ने आज से पहले 500 550 साल पहले वो इजाद किए थे वो कैरेक्टर्स। छोटी सी एग्जांपल मैं इस प्ले से लेता हूं, जैसे इट्स अ वंडरफुल प्ले, रीड इट थॉरोली, एक्सटेंसिवली, लाइन बाय लाइन। इफ यू वांट टू read Shakespeare, if you want to broaden the understanding level vis-a-vis Shakespearean writing, then read his plays, particularly his tragedies। You could read his famous tragedies like Hamlet, Macbeth, King Lear,
even romantic plays like As You Like It, 12th Night उसकी एक अच्छी कॉमेडी है। तो जहां तक किंग लियर की बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो शेक्सपियर है, ही वॉज मेंट फॉर ऑल एजेस। उसमें जो शेक्सपियर राइटिंग्स में जो आप एलिमेंट्स देखते हो, जो आप चीजें देखते हो, वो खाली 16th सेंचुरी इंग्लैंड के लिए नहीं बनी थी वो चीजें। यानी कि शेक्सपियर वॉज हैविंग अ ब्रॉड understanding level. He was having a broader power of imagination. He was having uncommon sensibility. He was having a comprehensive soul. और एक अच्छी क्वालिटी शेक्सपियर की ये थी कि he always, most of the times you would find Shakespearean plays, वो उसने खुद कहा है brevity is the soul of it, यानी कि बड़े ल्यूसिड तरीके से आपको वो समझाता है, बड़े ल्यूसिड तरीके से उसने लैंग्वेज में उसने प्लेस लिखे हैं। और उसकी जो प्लेस हैं उसमें दे आर फुल ऑफ व्हाट वी कॉल जेस्ट ऑफ लाइफ, zeal and zest, यानी कि दे each and every character you would see more enthusiastic than others। अच्छा, जहां तक फिर किंग लियर की बात आती है, मैं आपको थोड़ी सी एक किंग लियर से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, फिर आपको मुताला करना है, आपको थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्या शेक्सपियर के जो इस प्ले में कुछ थॉट्स है, उसके जो अपने व्यूज हैं, क्या वो आर दे रियली रेलेवेंट टू आवर टाइम्स। I mean, Shakespeare wrote this play called King Lear in 16th century. I mean, how is it possible Shakespeare जो भी इस प्ले में लिखता है वो आज की एज के लिए रेलेवेंट है? ये आपकी जिम्मेदारी है। This is your job, your responsibility to read Shakespearean plays, read Shakespearean tragedies like Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear. Then you would come to know after finishing these plays, आप एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाओगे, आप समझ जाओगे कि कुछ चीजें हैं शेक्सपियर में जो रेलेवेंट उसको बनाती है, कुछ ऐसा किरदार था शेक्सपियर, उसका माइंड ऐसा था, ही वाज, उसका आर्टिस्टिक वैल्यू ऐसा है कि ही इज इवन रेलेवेंट टुडे एज वेल। एक जो अच्छा राइटर होता है, ये ही इज रेलेवेंट फॉर ऑल टाइम्स, ही नेवर डाइज। चाहे हम मिर्जा गालिब की बात करेंगे, चाहे मिर्जा गालिब इवन हिमसेल्फ वंस रोट, ही सेज मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहे जिस दम, मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहे जिस दम, मैं गया वक्त नहीं कि फिर अभी ना आ सकूं। दिस इज मिर्जा गालिब फॉर यू। This is Mirza Ghalib showing his own intent that he was conscious of his greatness as an artist। यानी कि कुछ चीजें ऐसी थी मिर्जा गालिब में, गालिब को लग रहा था, गालिब को पता था मुझ में कुछ ऐसा टैलेंट है कि मैं सब मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा। जिंदा किसके कैसे रहेगा? थ्रू द फॉर्म ऑफ राइटिंग। जो अच्छे राइटर्स होते हैं दे ऑलवेज लिव, दे आर इमोर्टल, they are immortalized souls, they never die, though they depart from this world, they leave this world physically, but they remain with us, they remain with their readers in the form of their writing, in the form of their books। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ लिखा होगा तब ही उनकी बात हम करते रहेंगे, या उन्होंने कुछ ऐसे थॉट्स दिए होंगे। तो क्योंकि जो एक राइटर होता है ये एक्सप्रेस करता है, जैसे मैंने आपको एट द वेरी आउटसेट आई मेंशन, एक जो राइटर होता है he or she depicts things, he depicts human life, he tries to depict, portray things realistically, in a real form, or he describes various aspects of human form, human life। यानी कि मेरे को एक ये बात याद आ रही है, मिर्जा, अभी हम गालिब की बात कर रहे थे, कि गालिब कॉन्शियस थे, गालिब को पता था कि वो एक ग्रेट आर्टिस्ट थे। वैसे ही शेक्सपियर को भी पता था कि ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही वाज अ जीनियस माइंड। यानी कि उसने एक सोनेट्स भी बहुत सारे, उसने सोनेट्स में भी जिक्र किया है कि उस वहां जहां पे हमें लगता है कि शेक्सपियर he was conscious of his greatness as an artist। जैसे वो एक जगह लिखते हैं, as long as men can see और eyes can breathe। स्टेंजा में जब आप ये सोनेट का मुताला करते हो, यहाँ पे शेक्सपियर
वन और द अदर फॉर्म मेटाफोरिकली आपको समझ आ रहा है कि शेक्सपियर अपनी ग्रेटनेस के बारे में लिख रहा है। शेक्सपियर लिख रहा है, until this human civilization remains on this planet, I am going to live here, I am going to remain there eternally। तो एक खासियत होती है एक राइटर की कि उसको पता होता है, यानी कि एक जो राइटर होता है ये ह्यूमन लाइफ को एड्रेस करता है, ह्यूमन लाइफ की जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करता है। यानी कि मेरे को एक और बात यहाँ पे याद आ रही है, मिर्जा ज़ोक की बात कर रहे थे अभी। मिर्जा इब्राहिम ज़ोक अच्छे एक शायर रह चुके हैं उर्दू लैंग्वेज के, गालिब के वो कंटेम्प्रेरी रह चुके हैं। गालिब और मिर्जा ज़ोक एक ही एरा में लिख रहे थे पोइट्री, ऑल्दो गालिब का स्टेचर बहुत ऊंचा है मिर्जा ज़ोक से, यानी कि एक ही दौर में लिख रहे थे ऑब्वियसली कुछ चीज, यानी कि मिर्जा गालिब की वजह से फिर जो इब्राहिम ज़ोक है, मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, उसका जो फिर जो उसकी पोइट्री थे लोगों ने उतना उसको उस तरीके से नहीं पढ़ना स्टार्ट किया जैसे जैसे उस तरीके में से उस, यानी कि दे डिडंट टेक हिम सीरियस द वे दे टुक मिर्जा गालिब्स पोइट्री। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मिर्जा जो ये है इब्राहिम ज़ोक जो है वो उसने जो पोइट्री लिखी है वो दैट पोइट्री इज इवन फुल ऑफ वैल्यू वर्थ। यानी कि जहां कुछ चीजें आप मिर्जा ज़ोक की पोइट्री में देखते हो जो आप शायद गालिब की पोइट्री में नहीं देखोगे। यानी कि एक जगह गालिब, जब हम गालिब की पोइट्री का मुताला करते हैं वहां पे हम क्या पाते हैं, एट टाइम्स गालिब इज ऑलवेज ही इज डीपली ऑब्सेस्ड विद दिस व्हाट। गालिब को ना आप एक फॉर्म में देखते हो वो डेथ के बारे में ज्यादा लिखता है, वो बड़े नाउमीद थे। यानी कि ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स you find Galib talking about hopelessly, aimlessly. He's saying life is aimless, meaningless, even this human existence is useless, futile। फिर गालिब क्या लिखता है, गालिब लिखता है कि it's better to leave this world, only death can relieve a man from pain, agony, suffering, tension, anxiety। यानी कि गालिब का कहना था कि जो भी चीजें हैं इस ह्यूमन लाइफ में, दुख है यानी कि सफर करता है मैन, उसकी अब एक ही दवा है, क्या है, वो डेथ है। लेकिन उस डेथ फॉर्म के रिगार्डिंग मिर्जा जो ज़ोक है, इब्राहिम ज़ोक, उसने एक वर्स लिखी थी, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। दिस इज अ वंडरफुल वर्स, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस वर्स। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस वर्स। इवन दो let's take this example in this way, we are going to agree with Galib for a while, yes, only death can relieve us from pain, agony, anxiety, suffering, let's take it like in that way। लेकिन वहां पे इब्राहिम ज़ोक क्या फरमाते हैं, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इट्स अ वंडरफुल वर्स। तो स्टूडेंट्स कि वो कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखता है जहां पे एक कॉमन मैन जो होता है, ऑर्डिनरी सिटीजन जो होता है, उसकी शायद वहां तक लेवल नहीं होती है। दिस वेयर अ पोएट, अ ग्रेट नॉवेलिस्ट, इवन अ ग्रेट राइटर डिफर्स फ्रॉम अस, फ्रॉम, मैंने अभी आपके सामने शेयर की बात की कि एक जो राइटर होता है, हाउ ही डिफर्स फ्रॉम अस, हाउ ही डिफर्स फ्रॉम कॉमन सिटीजंस। अ राइटर इज हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल, he is having an broader power of imagination, he is having what you call he's having a broader understanding of human life, he is always ahead of his time, he is a visionary, यानी कि he is a futurist, he can even predict what is going to happen in future। आगे आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो एज है, उनके बारे में वो लिखता है, उनके बारे में वो आपको मालूमात देता है कि ये चीजें होने जा रही है, ये चीजें होने वाली है। तो ये क्वालिटी होती है। वैसे ही शेक्सपियर का भी था, he was a futurist, that is why he is even relevant today। इवन मिर्जा गालिब, अभी भी हम बात करते रहते हैं मिर्जा गालिब की। सो इससे क्या लगता है, इससे हमें यही मालूम होता है कि मिर्जा गालिब में ऐसा कुछ था कि he is still relevant, we are still talking about मिर्जा गालिब, अभी भी हम मिर्जा गालिब के बारे में बात कर रहे हैं। इवन इब्राहिम ज़ोक, अभी जो मैंने आपके सामने वर्स रखी है इब्राहिम ज़ोक की, इट्स अ वंडरफुल वर्स। आप अगर आप कंसंट्रेट इस पे करोगे आपको समझ आएगा कि इवन अ पोएट लाइक मिर्जा इब्राहिम ज़ोक, he was not even a lesser poet,
अब एक ही वर्स पे कॉन्सेंट्रेट अगर आप करोगे, तो जब हम अभी हम बात कर रहे थे तो स्टूडेंट्स ड्रामा के बारे में अभी अब जो कुछ रह रहा है ड्रामा में, वो हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चाहे हम ड्रामा की बात, इसके अभी वेरियस फॉर्म्स है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर टेकअप करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वी विल मीट ड्यूरिंग द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।